नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा किसान, छोटा व्यापारी और गांव की महिला सब आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ेंगे। और इस जमीनी समावेश का सबसे पुराना और सबसे मजबूत आधार है सहकारी बैंकिंग। आज के एपिसोड का विषय है सहकारी बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन 2047 के लिए भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था का निर्माण। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टेड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञ, सीएजी ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं श्री मिलिंद मोहन आरोलकर जी, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के एक प्रमुख लीडर हैं। 2 दशकों का अनुभव, ग्रास रूट से लेकर पॉलिसी कॉरिडोर्स तक का सफर। मिलिंद मोहन आरोलकर एक ऐसा नाम जो कोऑपरेटिव बैंकिंग को सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक पावरफुल टूल मानते हैं। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंकिंग इकोसिस्टम में नेतृत्व करते हुए आरबीआई और सरकारी संस्थानों के साथ संवाद और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्राउंड तक पहुंचाने का संकल्प, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ग्लोबल इंडिया नैरेटिव को मजबूत बनाना और G20 के सिविल 20 प्रोसेस में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देना। किसानों से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक उनका विजन है एक ऐसा भारत जहां विकास हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मिलिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपकी दृष्टि में विकसित भारत 2047 के सपने में सहकारी बैंकिंग का स्थान क्यों केंद्रीय है, और साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के होते हुए सहकारी बैंकों की अनिवार्यता क्या है? सिमरन, मैं इसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि जब हम 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो विकसित भारत बनने का ये रास्ता हमारे मेट्रो शहरों से नहीं जाएगा। ये हमारे भारत में 6 लाख से यदि अधिक गांव हैं उनसे होकर निकलेगा। तो गांव की जो वित्तीय रीढ़ है वो है सहकारी बैंकिंग। इसीलिए हम बोलते हैं सहकार से समृद्धि और समृद्धि से विकसित भारत। इसीलिए मेरा कहना है कि सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश में बहुत जरूरी हैं विकसित भारत बनाने के लिए। मिलिंद सर, जिस तरीके से सुनील सर ने रणनीतिक चित्र खींचा है और अब जमीनी हकीकत की बात भी करते हैं, देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने राज्य के सहकारी बैंकों में से एक है, और ऐसे ही अगर देखा जाए तो इसकी विरासत और आज की भूमिका के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक फेडरेशन जो है जी, वो महाराष्ट्र के जो सहकारी बैंक्स है जिनकी संख्या 500 से कम ज्यादा है जी, इन सभी बैंकों को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट लेवल पे और आरबीआई लेवल पे। हम महाराष्ट्र का ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है सहकारी बैंकों का जो रिजर्व बैंक जो है जो इनका कहना मानती है। तो इसलिए महाराष्ट्र के जो सहकारी बैंक्स है उनके प्रश्न जो है वो रिजर्व बैंक या मंत्रालय के स्तर पे सुलझाना, उनको अवगत कराना। दूसरी बात ऐसी है कि जो सहकारी बैंक्स है उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रोफेशनली अवेयर करना, उनके काम में, उनको मैनेजमेंट में उनको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करना, ये भी काम हम अपना काम मानते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के जितने सभी बैंक्स है कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए फेडरेशन जो है वो एक आशा का स्तंभ है जो उनको मार्गदर्शन भी करता है और उनके प्रश्न जो है वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके रखता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारी बैंक जो है, वो देश के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है कर्नाटक। और महाराष्ट्र का जो हमारा जो फेडरेशन है वो इन तीनों राज्यों में एक बड़ा संगठन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए है। 47 ईयर्स हमारे फेडरेशन को हो गई और तब से महाराष्ट्र के विभिन्न सहकारी बैंकों के जो निदेशक है, डायरेक्टर्स है, वो यहाँ पे चुन के आते हैं। अपने बैंकों को वो तो समय देते ही हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव सेक्टर है महाराष्ट्र का, उसके लिए भी बहुत सारा समय एक सेवा
के भाव से ये सब देते हैं। ओके। मेरे फेडरेशन में मेरे साथ 21 और निदेशक है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, तो उनका अनुभव आता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आ जाता है। और ये सभी बैंकों, बड़े छोटे, इन बैंकों के निदेशक होने के कारण सभी तरह के बैंकों का रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। मिलिंद सर, आप संचालन के मोर्चे पर हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आज सहकारी बैंक जो है वो उनका जो ढांचा है वो 5 साल पहले से ज्यादा मजबूत है, और क्या क्या जमीन पर बदलाव आपको दिखते हैं? 5 साल पहले और आज इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि बैंकिंग बहुत पहले जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाते थे, बाद में कंप्यूटराइजेशन हुआ, सीबीएस आया, तो सहकारी बैंकिंग भी उसके ऊपर आ गए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए। एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा हुआ कि साइबर अटैक्स भी बढ़ गए, केवल सहकारी बैंक नहीं बाकी जगह पे भी, तो उसका प्रचलन बढ़ गया। तो इसलिए सहकारी बैंकों में, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि एक्सपर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के संचालन में आए, अलग अलग विषयों के, तो जैसे ऑडिट के एक्सपर्ट्स है, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स है, साइबर के एक्सपर्ट्स है, लॉ के एक्सपर्ट्स है। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारा बदलाव हुआ, लोगों का भी नजरिया, लोगों का भी अप्रोच जो है वो बदला। बहुत पहले जब ये सभी बैंकिंग प्रणाली में कोऑपरेटिव तो उसमें से एक है, एनपीएस की संख्या बहुत कम थी, विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ गई कि लोन ले लेंगे लेकिन चुकाएंगे नहीं। तो उसके ऊपर भी काम करने वाले एक्सपर्ट डायरेक्टर बोर्ड में भी और एग्जीक्यूटिव में भी उसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे, ये भी हुआ। तो ऐसे बहुत सी चीजें बदली है। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि लोग जो है, क्योंकि ये पीपल्स बैंकिंग है, लोगों ने अपनी एक आर्थिक प्रणाली तैयार की है, तो लोगों का भी रुझान जो है और देयर इंटरेस्ट इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग बढ़ा है। तो ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और जैसे नेशनलाइज बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, इसके एट पार कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स बन गई, तो बहुत अच्छी तरह से युवा है, बहुत समाज के अलग अलग वर्ग है, वो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ गए। तो आज स्थिति ऐसी है कि टेक्नोलॉजी लेवल पे आप कहो, मार्केटिंग लेवल पे कहो, किसी भी रूप में कोऑपरेटिव बैंक आज प्राइवेट बैंकों से कम नहीं है। प्रश्न है परसेप्शन का, क्योंकि एक परसेप्शन ज्यादा बन जाता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्योंकि पीपल्स बैंकिंग है, दे आर इजीली प्रोन टू द क्रिटिसाइजेशन। तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद आज ये परसेप्शन बदलने की जरूरत हमें भी है एज अ बैंक। जैसे मैं डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक का निदेशक हूं, डायरेक्टर हूं, जो 7,000 करोड़ से प्लस बिजनेस मिक्स की बैंक है। हम मल्टी स्टेट बैंक है। हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, ये सब सीबीएस, ये और कमर्शियल बैंकों के एक ही एट पार है। तो वी आर एट पार विद द कमर्शियल बैंक। तो इसलिए जहां जहां भी हमारे ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, अभी कर्नाटक, गुजरात, इनमें हम जा रहे हैं, तो सब जगह पे बहुत अच्छी तरह से हमारे बैंक को और हमारे जैसे कोऑपरेटिव बैंक को एक स्वागत हमें मिल रहा है। बिकॉज ऑफ कि हमने 5 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे, हमने सुधार किया, हमारे डायरेक्टर बोर्ड में अच्छे लोग लाए जो एक्सपर्ट है अलग अलग डोमेन्स के, और वी प्रेजेंटेड देम टू द पीपल, आवर स्टेक होल्डर, जो हमारे मेंबर्स है। तो लोगों का रुझान बढ़ा, विश्वास बढ़ा, और विश्वास के आधार पे हम ये सेक्टर चलाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। मिलिंद सर, अब टेक्निकल रोड मैप दिया है, तो अगर जमीन पर देखें डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा आगे बढ़ा है, पीएसीएस, कंप्यूटरीकरण, रूपे, केसीसी, यूपीआई, किसान तक तकनीक क्या वाकई पहुंच पाई है? बहुत से सहकारी बैंकों के अपने खुद के यूपीआई हैंडल्स है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जी। बहुत से सहकारी बैंक, ज्यादातर उनका खुद का इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। जो प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आज समाज में है लोगों के लिए और समाज के हर तबके के लिए, वो सहकारी बैंक्स आज अपने ग्राहकों को दे रही है।
कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर ने भी, जैसे नए संचालक अपने अपने बैंक्स में आए, जो टेक्निकली दे वेर अवेयर, तो उन्होंने अपने बोर्ड को समझा के, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कोई बोर्ड में रहते हैं सीनियर्स, उनको कहकर नए नए डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों के लिए हम लाया जाए, इसका भरकस प्रयास किया। ओके। अगले कुछ सालों में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रो पीपल बैंकिंग है। यानी बहुत से गवर्नमेंट बैंकों में प्ले कार्ड लगाए जाते हैं कि बैंकिंग और रिलेशनशिप, ये सब हाँ। शब्द यूज करे जी जाते जी हैं। जी। ये जो डीएनए है ना कस्टमर रिलेशन का, ये कोऑपरेटिव बैंक में पहले दिन से है। तो जब हम डिजिटल प्रोडक्ट भी लेके आए तो ऐसा हुआ कि समाज के सभी की जो डिजिटल आवश्यकता है और जो कंटेम्पररी आवश्यकता है टेक्नोलॉजी की, वो पूरी हो गई। तो इसलिए गत कई सालों में ना ये सभी बैंकों ने अपने अपने जो आईटी सॉफ्टवेयर्स में अपग्रेड किए, अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाया। तो मैं ये बहुत आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि 2 साल के बाद जी। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा फेडरेशन जैसे काम कर रहा है इन सब बैंकों के लिए, जी। तो आप गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में कम जाओगे, यू विल कम टू द कोऑपरेटिव बैंक फर्स्ट। ऐसी सिचुएशन समाज को नजर आएगी। सर, हम आशा करते हैं कि आप दोनों अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से अपना मार्गदर्शन हमें और हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था का हर हिस्सा, खास करके ग्रास रूट लेवल, मजबूत होगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो समावेशी विकास की दिशा में भारत को आगे बढ़ा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे कोऑपरेटिव बैंकिंग भारत के ग्रास रूट्स लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत बना रहा है और कैसे ये मॉडल विकसित भारत 2047 की एक मजबूत नींव बन रहा है। और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। मिलन सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में महिला SHG आंदोलन की स्थिति है, वो क्या स्थिति आप देखते हैं? और जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद जमीन पर बदलाव आए हैं, वो आप किस तरीके से देखते हैं? खास तौर पे 2 लाख नए PACS की योजना से क्या क्या बदलाव हुए हैं? कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसका विशेषता है कि हम स्केल नहीं देखते, हम लोगों की एस्पिरेशन को बड़ा करते हैं। तो ये हमारी ताकत है और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो इतना बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेक्टर है, लाखों महिलाएं जुड़ी है, कुछ ना कुछ काम कर रही है। हर शहर में, हर गांव में ये सब सेक्टर चलता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, उन्होंने जोर शोर से उसमें उतरना चाहिए। NPA की चिंता मत करो, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि जरूरतमंद जो महिला है उसको आप हाथ में पैसा दोगे तो उसका ठीक से अकाउंट्स भी रखेगी और को वापस भी देगी। हमारे महाराष्ट्र में एक बैंक है जळगाव डिस्ट्रिक्ट में, जळगाव जनता सहकारी बैंक। तो चूंकि मैं महाराष्ट्र के सहकार बैंकिंग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नाम भी वो भी परहेज नहीं करेंगे। मैं उनको मानता हूं इसलिए कि बहुत सालों से जळगाव जनता सहकारी बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक वर्टिकल चलता है, उनका एक डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स है। और कम से कम मुझे लगता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे, लेकिन 60 to 80,000 women are connected to those self help groups through that bank। तो बैंक ये कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र में इतनी बैंक है तो हमें भी सबको आगे आना चाहिए। और मैंने मेरे बोर्ड में भी ये चर्चा की, फेडरेशन में भी और मेरे बैंक में भी, कि हमें महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे उनके एस्पिरेशंस पूरे हो और एक विमेन लेड डेवलपमेंट का जो सपना है वो भी पूरा हो सके। आज देश भर में पैक्स जो है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है,
बहुत सालों से है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी थी और उनमें से बहुत सी नॉन फंक्शनल भी हो चुकी है क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुत अभिमान से हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर का और कोऑपरेटिव सहकारिता का उल्लेख करूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा कि जो नई सहकार नीति आई है, जो आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने लिखी है, एक टीम थी उनके साथ, तो उसमें इस पैक्स जो है उसको इतनी ताकत दी है कि एक छोटे से गांव का पूरी तरह से विकास करने में ये पैक्स काबिलियत रखती है। तो उसमें भी डिजिटल हो, उसमें भी प्रोसेस हो, ये सब किया है। लेकिन एक पैक्स जो है, जो आज तक छोटे किसानों को ऋण देती थी, वो पैक्स आज एक स्कूल भी चला सकती है सहकारिता के ऊपर, एक हॉस्पिटल भी चला सकती है। ऐसे बहुत सी चीजें सहकारिता के माध्यम से चलाने के लिए एक नया एक मशीनरी गवर्नमेंट ने, हमारे सहकार मंत्रालय ने, जो यंग अचीवर्स है, एस्पिरेशन रखने वाले यंगस्टर्स है, उनको दी है कि आप ये ले लो और अपने गांव का विकास करो। तो मुझे लगता है कि पैक्स ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला टूल आज हमारे सहकारिता मंत्रालय ने हमें दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। मिलन सर, देखा जाए तो आपके बैंक में युवा कैसे जुड़ रहे हैं और जो भी दर्शक युवा अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें सहकारी क्षेत्र में आने का क्या व्यवहारिक रास्ता है? एक ऐसा है कि सहकारिता में नई पीढ़ी आए, युवा आए, इसके लिए भी बैंकों का जो दिखने वाला चित्र है, इमेज है, वो बदलनी चाहिए, वो बदल रही है। आरबीआई का कहना रहता है कि जो बैंकों की एजीएम होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, यानी हमारे मेंबर्स आए, शेयर होल्डर्स आए और दे शुड इंटरेक्ट। मैं देख रहा हूँ, मैं 10 साल से मेरे बैंक का निदेशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं डायरेक्टर बना तो 60+ एज के लोग एजीएम में आते थे और जैसे ही डिविडेंड का मुद्दा आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो बाद में संख्या कम हो जाती थी। गत 5 साल से मैं देख रहा हूं कि युवाओं की संख्या बढ़ रही है और दे आर इंटरेक्टिंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, बैंक ने क्या करना चाहिए, बैंक क्या टेक्नोलॉजी रहा है, इसका एक अच्छे से डिस्कशन हो रहा है एजीएम में। और उसमें युवा वर्ग बहुत संख्या में आ रहा है। तो दिस हैज बीन हैपनिंग इन एवरी बैंक। मेरे बैंक का तो मैंने उदाहरण दिया। अगर किसी को इस क्षेत्र में आना है तो जैसे मैंने कहा ना कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अनेक प्रयास हुए, उसमें एक प्रयास ऐसा चल रहा है, हुआ कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नाम का सहकारिता यूनिवर्सिटी बना है। आनंद गुजरात, जहाँ पे अमूल का केंद्र है, वहाँ पे इसका कैंपस है और वहाँ पे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में सहकारिता से अलाइंड हर तरह के कोर्स का काम चालू है। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बहुत से युवा आज एमबीए का कोर्स करके, जो सहकारिता से लिंक्ड है, वो कोर्स करके अलग अलग सहकारिता के इंस्टीट्यूशंस में वो जा रहे हैं या भी हो। दिस इज हैपनिंग। तो करियर करने वालों को सहकारिता क्षेत्र एक आह्वान दे रहा है कि आप आओ और जुड़ जाओ सहकारिता के साथ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज अपने देश का युवा के देश के लिए बहुत करना चाहता है, तो उसको एक और आयाम मिल गया कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूं, तो उसका एक आयाम मिल गया, सहकारिता के माध्यम से मैं ये कर सकता हूं। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा ना कि 2-3 साल में एक चित्र नया दिखेगा और सहकारिता क्षेत्र इतना एम्पावर हो रहा है कि सभी की नजरें उसके ऊपर होगी और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा विकसित भारत के सपने में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। मिलन सर, आखिरी सवाल आपसे भी कि एक जमीनी सहकारी बैंकर के रूप में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हम जो सहकारिता में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो एक बात हमारे मन में कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, लेकिन बिना संस्कार नहीं सहकार। अगर सहकारिता आंदोलन चलाना है, कुछ काम करना है समाज के लिए, तो संस्कार होने चाहिए। ये संस्कार किस बात के है? तो वो है, एक तो सहकारिता का जो मूल्य है, वैल्यू सिस्टम है, उसके है। अगर मैं एक बैंक हम चला रहे हैं, उसमें कोई प्रॉफिट निकल रहा है, वो मेरे लिए नहीं है, वो समाज का है। वो समाज में जाना चाहिए, समाज में प्रोजेक्ट चलने चाहिए, समाज में लोगों को मदद होनी चाहिए, जो कुछ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा मेरा कहना है कि
गवर्नेंस के लेवल पे हमें काम करना चाहिए। मैं मेरे साथी जो है सहकारिता में काम करने वाले, फिर बैंकिंग हो, अन्य संस्थाएं हो, गवर्नेंस हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सहकार से अगर समृद्धि लानी है तो समृद्धि लाने वाला सहकार सशक्त होना चाहिए, और वो सशक्त दो ही चीजों से बनेगा, एक गवर्नेंस और एक वैल्यू सिस्टम। हम हमारे बैंक में कहते हैं कि हमारा बैंक जो है वो कॉरपोरेट लुकिंग वाला बैंक है, लेकिन हमारा सोल जो है वो कोऑपरेटिव वाला है। दिल फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जो है ना, वो अगर हमारे मन से छूट गया तो समाज में हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सहकारी बैंक जो है, सहकारिता जो है, वो फंड बैलेंस शीट को नहीं करता, वो पीपल को करता है, और देश पीपल का बनता है, लोगों का देश है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सामान्य मानवी, सर्वसामान्य जन से बना हुआ ये देश है ना, तो उसके लिए काम करने के लिए हमारे मन में वो भाव होना चाहिए, लेकिन हमारे कार्य पद्धति में पारदर्शिता और हमारा गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा जुड़ जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। जैसे डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाखों लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचा, तो ये एक छोटे से कदम के साथ लोगों, एक भ्रष्टाचार भी कम हुआ देश में। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उसका उतना उपयोग करके, एआई को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन एआई भी आ गया हमारे लेंडिंग सिस्टम में, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लोगों तक हम जल्दी ज्यादा हमारी सेवाएं दे सकते हैं, तो ये सब हम कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे जाने के लिए। और विकसित भारत टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो लोगों का जीवन बदलने से होगा। आज कोई अगर छोटी महिला टेलर की शॉप चला रही है, तो कल उसका छोटा बुटीक बन सकता है क्या? क्या हम उसको फंड कर सकते हैं क्या? उसका जीवन मान बदले तो ही देश बदलेगा। और क्या है, देश में जो समस्या है ना बहुत तरह से, वो इसलिए है कि सबको समान अवसर इतने सालों में नहीं मिला। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, इसलिए समाज में समस्याएं भी क्राइम भी बढ़े। सहकारिता एक ही ऐसा माध्यम है जो समान अवसर सभी को दे सकता है, इसलिए समाज हमारा आराध्य है और सहकारिता की साधना हम करते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप भी अपने अनुभव दर्शकों के साथ शेयर करें और उन्हें एक प्रेरणादायक संदेश जरूर दें। हमारे देश के युवा जो है वो बहुत बड़े तौर पे स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी रहा है, कुछ नए संसाधन जुटा रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको भी हमें एक प्रोत्साहन देना होगा, उनके भी पीछे खड़ा रहना होगा। सुनील सर, अब टाइम हो गया है कि हम हमारे आज के अतिथि को एक सोवेनियर देके हमारी तरफ से सम्मानित करें। जी। तो दर्शकों, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिर्फ वर्तमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी सपोर्ट के साथ ये सेक्टर न सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि एक सेल्फ रिलायंट और इंक्लूसिव इकोनॉमी की ओर भी भारत को ले जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का और हमारे आज के गेस्ट श्री मिलिंद मोहन आरोलकर जी का, जिन्होंने अपने विचारों से चर्चा को और भी ज्यादा समृद्ध और सार्थक बनाया है।